नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं हेयर्स का टॉपिक लेके आया हूँ कि आजकल जो हेयर की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। और जिसमें जो बाल्डनेस है, बहुत कई प्रकार की बाल्डनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसमें एलोपेशिया एरेक्टा सबसे कॉमन है। तो पहले मैं आपको बालों के बारे में बता दूं, बालों का मात्र यही फंक्शन नहीं है कि वो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, इसके अलावा भी बालों के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे कि आईब्रोज है, ये हमारी जो रेन होता है, बारिश होती है, उससे हेल्प करता है। आईब्रो प्रोटेक्ट करता है हमको पसीने से और बारिश के पानी से। इसी प्रकार से ये हमारी आंखों के पलके हैं, आईलैशेस हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती है धूल मिट्टी से, कि हमारी आंखों के अंदर जो धूल मिट्टी है उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। इसी प्रकार से जो नेजल्स के हेयर्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, जो हम सांस के द्वारा जो हमारे डस्ट और कुछ क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो वो उसको रोकता है और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सेफ रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो हमारे सर पे बाल हैं, जो स्काल्प के ऊपर बाल हैं, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे ब्रेन को भी शील्ड देता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ में मैं बालों के बारे में बताना चाहूँगा कि बाल प्रतिदिन 0.3 से 0.5 तक प्रतिदिन बालों की ग्रोथ होती है। अगर इससे कम ग्रोथ हो रही है या फॉलिकल्स नैरोइज होते जा रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। इसके साथ ही कुछ हेयर कंसिस्ट है मेनली कैरेटिन। जैसे कैरेटिन है, ये हेयर पे सबसे ज़्यादा कंसिस्ट होता है, और अगर कैरेटिन की मात्रा कम हो जा रही है तो हेयर फॉलिंग मैक्सिमम टाइम दिखाई देगी। क्योंकि कैरेटिन का काम क्या है कि बालों को हेल्थी करना और अच्छा बनाना, ये कैरेटिन का काम है। और मेरा मानना ये है कि अगर हेयर है तो वो मुझे लगता है कि बाल जो है बिल्कुल लोहे के तार की तरह, बिल्कुल लोहे के तार की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी जो एवरेज हमारे स्काल्प पे जो एवरेजेबल बाल हमने काउंट हुए हैं, और जैसा कि रिसर्च में पाया है और जो थ्योरिकल पार्ट में है, कि 1 लाख से 1.5 लाख प्रति व्यक्ति के बाल सर पे होते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं एलोपेशिया एरेक्टा के बारे में, जो सबसे कॉमन डिजीज़ अभी देखी जा रही है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं। तो एलोपेशिया एरेक्टा है क्या? तो पहले मैं आपको ये बता दूं, एलोपेशिया एरेक्टा इज अ कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट ऑफन रिजल्ट इन अनप्रिडिक्टेबल हेयर लॉस। यानी जो वजह, यानी कि किसी वजह का जो पता ना लगाया जा सके और बाल अचानक से बहुत ज़्यादा सडनली गिर रहे हैं और पैचेस में गिर रहे हैं, तो उसको हम एलोपेशिया एरेक्टा के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ मेजर केसेस हैं, जैसे हेयर फॉल्स है इन द पैचेस वेज, मतलब वो पैचेस गिर रहे हैं अराउंड कॉइन साइज का एक रिलेशन बन जाता है, मतलब कॉइन टाइप्स का एक यहाँ पे चंदा आकार का एक पार्ट बन जाता है, वहाँ पे बाल नहीं दिखाई देते, बाल्डनेस दिखाई देती है। इसी तरह से जो एलोपेशिया एरेक्टा है, जब बाल पूरे सर पे स्काल्प से पूरे ही चले जाते हैं तो हम उसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। अगर हमारे सर के बालों के साथ अन्य बाल भी चले जाते हैं, जिस तरह से आईलैशेस के चले जा रहे हैं, आईब्रोज के चले जा रहे हैं, तो हम उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि एलोपेशिया के कोज क्या क्या हैं और ये इतना क्यों खतरनाक बीमारी बनती जा रही है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं ज़्यादा देखा जा रहा था, लेकिन अब के समय में काफ़ी देखा जा रहा है। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, एक एज, अगर आपके 30 साल से कम के बाल गिर रहे हैं तो ये एक एज फैक्टर जो है आपका मैक्सिमम टाइम में एलोपेशिया में देखा गया है। दोनों सेक्स के में बाल गिरते हैं, इसमें लेडीज़ और फीमेल दोनों इक्वलिटी है, कि इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि मात्र जेंट्स के गिर रहे हैं या लेडीज़ के ही गिर रहे हैं, दोनों इक्वल मात्रा में दोनों में बाल्डनेस देखी जा रही है। मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों में बाल्डनेस देखी जा रही है। इसके साथ जो जेनेटिक्स हैं, जिनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, यानी फैमिली में भी उनको किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है, तो वो जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं जो एलोपेशिया एरेक्टा में देखे जाते हैं।
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ हेयर डाइज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो हेयर जेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी एक कारण है हेयर लॉसेस का। इसके साथ जो WBC है जो अटैक करती है सेल्स पर और सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर जो फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और वो नैरो थिन हो जाते हैं WBC की वजह से। ये भी एक WBC का फैक्टर है जो इसमें कोजेज मानते हैं एलोपेशिया एरेक्टा में, हेयर लॉस में। साथ में वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है अगर, तो भी आपको ये समस्या है। साथ में जो आजकल जनरेशन चल रही है और जिस तरह का लाइफ स्टाइल चल रहा है और जिस तरह की जॉब है और बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेसफुल है, ये भी एक फैक्टर देखा जा रहा है हेयर लॉसेस का। इसके साथ ही जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं और उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी देखी जा रही है। इसके साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारा, अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसमें भी कई बार देखा गया है हेयर लॉस की प्रॉब्लम, जैसे कि थायराइड है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से जो ये हेयर लॉस होता है, ये हमने देखा है। जैसे थायराइड है तो थायराइड भी है। कुछ लोगों की डाइट जो होती है वो बड़ी ख़राब होती है और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे फास्ट फूड वगैरह का सेवन करते हैं या बाहर के खाने का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी हमने हेयर लॉसिंग की प्रॉब्लम देखी है। साथ में जो लोग लगातार किसी भी बीमारी की एक लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे वो BP की हो या एंटीसोरिक मेडिसिन हो, तो जो भी इस तरह की या अनिंद्रा की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी इस तरह की कोई दवा खा रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉज इसमें हमने हेयर लॉसेस में देखा है। इसके बाद में बताना चाहूँगा कि इसके सिम्टम क्या हैं और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके जो सिम्टम हैं, इसके जो एलोपेशिया एरेक्टा के जो सिम्टम है, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक कॉइन आकार का, यानी सिक्के के आकार का पैचेस नज़र आएगा और कई स्पॉट्स पे भी नज़र आ सकता है, एक ही पोर्शन पे नज़र आ सकता है, वर्टेक्स पे आ सकता है, फ्रंटल पे आ सकता है, ओसिपिटल पे आ सकता है। तो ये कई तरह के पैचेस बन जाते हैं जो एलोपेशिया एरेक्टा में स्काल्प के ऊपर देखे जाते हैं और वहाँ पे एक तरह की बाल्डनेस दिखाई देने लगती है। अगर उसके जो हेयर ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो जाती है कि जो उसकी जो हेयर ग्रोथिंग है वो वीक हो गई है इम्यूनिटी पावर की वजह से, जिसकी वजह से उसको बाल तो जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे में आ नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से जो आई लेसिस का, हेयर लेसिस का, ये टोटलिटी सिम्टम वगैरह में चले जाते हैं, जैसे एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसको मैं तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा अलग ही केस हो जा रहा है और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम इसको भी यहीं स्टॉप करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो मतलब डिस्ट्रॉयड नहीं हुए हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होगी। अगर वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होनी स्वाभाविक नहीं है और नहीं हो पाएगी। और जो जन्म से फॉलिकल्स ब्लॉक्ड हैं वो ओपन कभी नहीं होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई हेयर ग्रोथिंग नहीं होती है। ये फैक्ट्स है। साथ में जो हमने देखा है कि एलोपेशिया एरेक्टा में कई बार देखा है कि जो नाखून होते हैं, हमारे नाखून बहुत इफेक्ट हो जाते हैं एलोपेशिया एरेक्टा में। ये एक कॉमन सिम्टम है एलोपेशिया एरेक्टा का कि नाखून जो हैं वो आपके इसमें वाइट स्पॉट दिखाई देने लगता है और एक लाइन अपीयर्स शो होने लगती है। साथ में नेल्स जो हैं वो उनकी साइन कम हो जाती है और वो थिन और स्प्लिट हो जाते हैं। क्लिनिकल साइंस जो हैं इसमें हेयर में पैचेस नज़र आएंगे सर के ऊपर, और जो उसके हेयर है वो काफ़ी मात्रा में गिरे हुए, झड़ने, ये कॉम्बिंग के साथ बालों का गिरना, ये सब देखा जाता है। और जो ब्रिटल बाल्डनेस है वो देखी जाएगी। फॉलिकल्स आल्सो थिन इन द नैरोअर, यानी कि फॉलिकल्स जो है वो के जो छिद्र हैं वो छोटे सूक्ष्म हो जाते हैं और कई बार डैंड्रफ भी इसका महत्वपूर्ण कारण होता है। अब हम इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, इसके आजकल जो चल रहा है इसका बायोप्सी के थ्रू भी हम इसका जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं। साथ में हम इसका जो आपका थर्मल, ये आपका हार्मोनल डिसऑर्डर के ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं, उसके द्वारा भी हम इसका पता लगा सकते हैं। साथ में हम इसको माइक्रोस्कोपिक से भी देख सकते हैं कि जो उसको फॉलिकल्स, उसके जो हेयर्स हैं, बाल जो हैं वो थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, ये सब क्लिनिकल सिम्टम है जो इनको हम एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। अब इसकी जो होम रेमेडीज़ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर एक होम्योपैथी
सिन के बारे में बताऊंगा। होम रेडी में आजकल क्या है कि ऑनियन और गार्लिक के जूस का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग इसको प्याज और लहसुन को सर पे लगा रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि बाल आए। इसके साथ में ग्रीन टी और आलमंड्स ऑयल और मैरीगोल्ड ऑयल का भी यूज़ कर रहे हैं। साथ में शहद, कोकोनट मिल्क इनटू द स्कार्फ में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत होम रेमेडीज़ हैं जिनको लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऑनियन और गार्लिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है। साथ में अब मैं आपको इसके बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक मैनेजमेंट, यानी होम्योपैथिक में ये कैसे है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो आती है सबसे पहले मेरे माइंड में जो शूट आउट करती है वो है एक मात्र फ्लोरिकम एसिड। फ्लोरिकम एसिड इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एलोपेशिया इरेक्टा, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री किसी भी प्रकार की पेशेंट में देख रहे हैं तो फ्लोरिकम एसिड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर उनके परिवार में किसी को भी एलोपेशिया इरेक्टा की प्रॉब्लम है, या उनके पिताजी के बालों की दिक्कत है, या उनके दादा के बालों में दिक्कत थी, तो आँख बीच के मैं क्या कहता हूँ फ्लोरिकम एसिड दे दीजिए, रिजल्ट आना ही आना है। साथ में क्या है कि इसमें ब्रिटल हेयर होता है, हेयर फॉल इन द स्पॉट्स, वर्टेक्स, बाल्डनेस, हेयर टंगल्स इजीली और एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी एंड एंगर। साथ में इसको जो एग्रावेशन में वार्म से है और इसका एम्बुलेशन कोल्ड एप्लीकेशन से है। इसके बाद हम बात करते हैं एसिड फोस की, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द एलोपेशिया इरेक्टा। तो एसिड फोस में क्या होता है कि इसमें आपके जो काफ़ी दुखी रहने वाला मनुष्य और जो पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत आसानी से स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या एसिड फोस में हेयर फॉल की देखी गई है। प्रोग्रेसिव थिनिंग ऑफ हेयर, यानी उनके बाल जल्दी से बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं और एकदम गिरते जा रहे हैं। और इसका जो एसिड फोस में सो स्पेशली है वो क्रेप्स जूसी थिंग्स होगा। ये जो क्रेप्स होगा उसको जूसी थिंग्स होगा, ये एसिड फोस में है। फॉस्फोरस की बात करते हैं हम यहाँ पे, फॉस्फोरस मेडिसिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाल्डनेस है वो पैची बाल्डनेस होगी इसमें, साथ में ड्राइनेस ऑफ हेयर होगा एंड स्कार्फ, यानी स्कार्फ और हेयर दोनों ही ड्राई होंगे। इची स्कार्फ होगा एंड डैंड्रफ, साथ में डैंड्रफ भी हो सकता है। हेयर फॉल विथ कॉम्बिंग एंड हैंड्सफुल, बहुत से कहते हैं कि जब मैं कंघे से बाल निकाल रहा हूँ मेरे बाल गिर जा रहे हैं, मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ सर पे और मेरे हाथों में बाल आ जाते हैं। ये फॉस्फोरस का बहुत मेनली सिम्टम है। साथ में फ्रंटल बाल्डनेस, यानी कि आगे से बाल्डनेस है, ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में काफ़ी मात्रा में देखा गया है। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही इमोशनली होता है, काफ़ी एक्सेसिव इमोशनली होता है और काफ़ी वीकनेस महसूस करता है। और इसकी जो फिजिक होती है वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन फिजिक होगी और लॉन्ग फिंगर, उसकी उंगलियां जो होंगी काफ़ी लॉन्ग होंगी। हाई चिक्स बोन, यानी इनकी जो ये वाली चिक्स बोन्स हैं वो काफ़ी आगे की तरफ फॉरवर्डेड होगी। एक्सट्रीम सिंपैथेटिक पर्सन, हेल्पिंग नेचर, यानी कि बहुत ही सिंपैथेटिक है और हेल्पिंग नेचर का है, दूसरों की हेल्प करने में काफ़ी उसको अच्छा लगता है। ये फियरफुल होता है अकेले रहने पर और इनको बेटर लगता है कंपनी के साथ। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट्स के बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा हेयर फॉलिंग में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ग्रेफाइट। अगर आप नाखूनों की बात करते हैं और नाखून में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, नाखून क्रैक्स हैं, ड्राई हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, स्किन में जो सर पे किसी भी तरह की कोई इरप्शन आ गई है, तो उसके लिए ग्रेफाइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानते हैं और ग्रेफाइट्स को प्रेफर करते हैं। तो ग्रेफाइट्स में मैं बताने जा रहा हूँ आपको हेयर फॉलिंग, साइड से इसमें हेयर फॉलिंग होती है, पैची बाल्डनेस होती है, इचिंग, ह्यूमिडिटी, इरप्शन होता है। और इसका जो मेन है वो कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड हेयर फॉल, यानी कॉन्स्टिपेशन इसमें ज़रूर मिलेगा आपको हेयर फॉलिंग में। इसके साथ जो पेशेंट है वो चिली और फैटी होगा, उसकी टेंडेंसी फैटी होगी और चिली होगी। साथ में डेवलप वन एंड अदर स्किन प्रॉब्लम, उसको एक और या एक से ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम की भी हिस्ट्री होगी। और मेन स्पेशल है मेनोपॉजल एज। मेनोपॉजल एज में ग्रेफाइट का बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद आप बात करते हैं हम मिजीरियम की। मिजीरियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द इरप्शन। अगर इरप्शन की वजह से किसी भी प्रकार का बालों का झड़ना है तो उसमें हम मिजीरियम देते हैं। हेयर स्टिक टुगेदर फॉल इन हैंड्सफुल, हाथों को लगाया और बाल हाथ में आ जा रहे हैं। क्रस्टी इरप्शन ऑन स्कार्फ लीडिंग टू हेयर फॉल, इची स्कार्फ डैंड्रफ।
ये आपके जो मेजेरियम के सिम्टम है ये मैंने आपको बताया। इसका जो एग्रावेशन है वो कोल्ड, स्किन रेसिस, इरप्शन एंड ऑल कंप्लेंट सेंसिटिव, काफ़ी सेंसिटिव कंप्लेंट्स होती है उसको सारे में। इसी प्रकार से सीपिया से वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन फीमेल। तो बाल्डनेस मेनोपॉजल एजल में सीपिया में नजर आती है, आप इसको ये दे सकते हैं। इसी प्रकार से सिलीसिया है, यंग पीपल में सिलीसिया काम करती है। इसी प्रकार से नेट्रम्यूर एनेमिक पेशेंट के लिए काम करती है नेट्रम्यूर। इसके बाद जो कॉमन मैं डाइट के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं खा रहे हैं और आप उसका परहेज नहीं कर रहे हैं, जिन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, तो ये बाल्डनेस काफ़ी बढ़ जाती है और फिर ये टोटलिस में और यूनिवर्सलिस में चली जाती है। तो खाने पीने में आपने विटामिन सी का और B12 और D3 का काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रयोग करना है, न्यूट्रिटिव फूड्स खाने हैं और इम्प्रूव करना है अपनी इम्यूनिटी पावर को, और अवॉइड करना है कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन रहे, प्रॉपर रहे, ये हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरह की स्ट्रेस से आपको बचना है। अवॉइड आपने क्या करना है, स्ट्रेस अवॉइड करनी है और हेयर के कलर यूज नहीं करने हैं। आप बाहर का फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल ना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि नॉन वेज बहुत ही इफेक्टिव करता है हेयर को। साथ में ऑयली फूड ना लें और किसी भी प्रकार के बालों पे लोकली अप्लाई ना करें, जैसे कि आजकल के जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं जेल और हेयर क्रीम वगैरह बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार की यूज़ ना करें। तो धन्यवाद। ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वैसे तो हेयर लॉसेस का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको काफ़ी लंबी हमारी वीडियो हो गई है, इसको इतने देर में बताना मुश्किल था, फिर भी मैं शायद सफल हो पाया हूँ आपको समझाने में। धन्यवाद, नमस्कार।